बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद। प्रोग्राम के मेज़बान सरवत वलीम निजी मसरूफियत के बायस रुखसत पे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे है, आज मैं निभा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान एतजाज़ एहसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आज के इस प्रोग्राम में जो मौजूद बहस गुफ्तगू रहेगी, अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर होगा भुट्टो रेफरेंस। भुट्टो रेफरेंस के बारे में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा था और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर राय दी है तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे और जब राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भुट्टो केस के अंदर फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आपदीदा हो गए। और कुछ सवालात थे जो चीफ जस्टिस ने आज उठाए हैं कि हमारे सामने ये सवालात थे। कानूनी मुआविनीन जो हमारे थे उनसे बात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। और दूसरा ये कि क्या उस फैसले को कलअदम करार दिया जा सकता है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने यह राय दी कि फैसला कलअदम नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे बात फेयर ट्रायल का ना मिलना है वो एक सबसे अहम जुज़ है, उसके ऊपर बात की जाएगी। दूसरा पंजाब की काबीना के ऊपर बात होगी, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के ऊपर बात होगी, सदारती इलेक्शन के हवाले से बात होगी और पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर हल्फ बर्दारी की तकरीब को रोक दिया गया है। कौमी असम्बली को एक डायरेक्शन जारी की गई है कि उनसे हलफ ना लिया जाए और सिफारिशात पेश कर दी गई हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के आगे कि इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो इस सब को लेके जो सदारती इलेक्शन है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका इसी से बात का आगाज करेंगे। आमिर मतीन साहब, अगर सबसे पहले हम बात करें भुट्टो रेफरेंस के हवाले से, तो आज 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से जो राय का इजहार हुआ है इसका इंपैक्ट पाकिस्तानी सियासत पे, अदलिया पे, निज़ाम इंसाफ पे क्या देखते हैं? जी, आज की सबसे बड़ी स्टोरी तो यही है और भुट्टो केस जो है ये पिछले 45 साल से ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे, सियासत के ऊपर एक काला धब्बा था और ये पूरी दुनिया में डिस्कशन रहा, जुडिशल मर्डर कर रहा है तारीख के अंदर। और ये अब जाके उसके ऊपर एक रेफरेंस आया और एक फ़ैसला आया है। तो फैसले पे हम चौधरी एतजाज़ एहसन से ज़्यादा मौजू आदमी तो कोई नहीं है। इनको ये एजाज़ हासिल रहा है कि ये भुट्टो साहब की 77 की पंजाब की कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, भुट्टो के साथ काम किया, फिर 3 नस्लों में पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर साहबा के साथ कैबिनेट का हिस्सा रहे, बहुत ज़्यादा उनके साथ ताल्लुक़ रहा, फिर बिलावल भुट्टो के साथ भी इनकी बड़ी शफ़क़त का ताल्लुक़ है। तो इनसे ज़्यादा कोई बतौर वकील, बतौर सियासतदान, बतौर दानिश्वर कोई मौजू आदमी नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी डायरेक्टली चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के पास जाऊंगा। सिर्फ मैं एक छोटी सी खबर दे दूं कि आज की जो कैबिनेट के हवाले से जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो अभी बाकी तो कोई सरप्राइज नहीं रह गई, एक सरप्राइज सिर्फ ये रह गई है कि इसाक डार साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। कल से ये खबर चल रही थी कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो कि अभी बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनको लाया जा रहा है। पर आज की लेटेस्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा उन्होंने बीच में अपनी इंटरवेंशन की है और उनका वो कहना है कि जनाब ये आप इस तरीके से उनकी शान में गुस्ताखी नहीं इसाक डार साहब के कर सकते। तो अभी ये मामला टला नहीं है और ये जब तक नहीं टलेगा until it is announced and it is over। सो ये एक मामला है जिस पे बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले आज की अहम गुफ्तगू जो भुट्टो साहब का केस, चौधरी एतजाज़ साहब में बड़ा ये फैसला आया और तकरीबन तमाम ही जो हल्के हैं उनकी तरफ से इस फैसले को सराहा गया कि तारीख की एक करेक्शन की गई, मगर काफ़ी लोगों की तरफ से एक तशनगी का इजहार किया गया कि अदालत का ये कहना कि ये बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र इस केस में नहीं रखा गया और इसके ट्रायल, भुट्टो का ट्रायल जो था ये शफाफ ट्रायल नहीं था, ये काफ़ी नहीं था, इसको कलअदम भी करार दिए जाना चाहिए था और इसकी नज़ीर भी बननी चाहिए थी। आप क्या कहेंगे, ज़रा अपना ओवरऑल व्यू हमें दीजिएगा। आमिर, इस मामले में जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो बिल्कुल बजा का है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो बिल्कुल बजा फैसला है, क्योंकि इस सिलसिले में एक बात वाज़ेह है कि वो हकीकतन
कोई दाद रसी नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल फैसला कर दे। सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा ये फाइनल फैसला कर दे और उस पे नज़र सानी की भी दरख्वास्त रिव्यू भी दाखिल कर लिया जाए और उस पे वो एक तरह हतमी हो जाए, तो उसके बाद हमारे कानून के तहत और आइन के तहत कोई और रिव्यू नहीं हो सकता। एक रखा हुआ इन्होंने रिव्यू की एक प्रोविज़न एक आध केस में, उसके बाद ये रिव्यू नहीं था, ये सदर पाकिस्तान की जानिब से एक रेफरेंस थी। और बड़ी खुशाइंद बात है, उस वक्त लोग स्केप्टिक्स भी थे, थोड़ा सा मैं भी था, पर ये आसिफ अली जरदारी जब सदर थे पहली मरतबा, तो उन्होंने ये 2011 में ये रेफरेंस की और ये बाबर अवान साहब शायद उस वक्त वज़ीर कानून थे, उन्होंने ये सवाल बनाए और दाखिल की उन्होंने, और ये फिर चलती रही। मुझे अमाइकस बुलाया अदालत ने और ये अब आके कितने साल 12-13 साल बाद उस रेफरेंस के फ़ाइल किए जाने और 4 दहाइयों से ज़्यादा भुट्टो साहब को ये गलत फ़ैसले की जद में लाने के बाद ये आज फ़ैसला हुआ है। और बड़ा ये इम्पॉर्टेंट डे है, बड़ा इमोशनल डे है। जो भी पीपल्स पार्टी के साथ मुतल्लक रहा है या है, मेरे से ज़्यादा इसमें वुसअत से और वसूख से बोलने वाले बहुत हैं। आपने मुझे बोला बढ़ा चढ़ा दिया, पर चौधरी साहब मैंने आप थोड़ा सा मॉडेस्टी से काम ले रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और पीपल्स पार्टी में मुझे जो याद पड़ता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कायम अली शाह साहब हैं जो कि 73 के आइन के गालबन सिग्नेटरी हैं आपसे सीनियरिटी में। बाकी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और पीपल्स पार्टी में आपसे ज़्यादा सीनियर आदमी तो कोई नहीं लगता, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप वज़ीर कानून भी रहे हैं और मुल्क के नामवर वकील भी हैं और इस केस के साथ वाबस्ता भी रहे हैं। सो आपसे ज़्यादा मौजू कौन हो सकता है? नहीं, खान साहब भी हैं, अभी माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से काफ़ी लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा मोतबर भी हैं और मुअम्मर भी हैं। पर मैं खैर इससे आगे चलता हूं क्योंकि वक्त हमारे पास हर वक्त थोड़ा ही होता है, इसलिए सब्सटेंटिव बात ही करनी चाहिए। ये एक बड़ा अहम फैसला है और मैं आपको ये अर्ज़ करूं, ये दुनिया भर में जूरिस्प्रूडेंस में जो इल्मुल क़वानीन है उसमें ये पढ़ा जाएगा, इसका तजज़िया किया जाएगा। जो जजमेंट्स आएंगी अल्लाह के फजल से सारे जज साहिबान बड़े ज़ीरक और खुश तहरीर है और वो बड़ी फसाहत से इस बारे में लिखेंगे और बड़े इम्पॉर्टेंट इस पे मरासले बाद में हुआ करेंगे कि पॉस्टमस कॉन्विक्ट इज़, उसकी कन्विक्शन अब ज़ाहिर है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो वापस तो नहीं लाया जा सकता। तो एक रुकावट तो ये है। दूसरी रुकावट ये है कि आइन जो है उसके लिए ये विंडो इस फैसले को परखने की आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त सदर थे ही निकाली थी, सजेस्ट की थी और बिल्कुल बजात सजेस्ट की थी। वो हम सोचते थे कि शायद इससे कुछ नहीं बनेगा, लेकिन वो उन्होंने ये सोचा कि पूछते थे कि रिव्यू हो सकता है नहीं हो सकता। वो उसकी वजह उसकी ये प्रॉब्लम्स है आइन में, कानून में जितनी नज़ीरें मिलती हैं उसमें कि एक रिव्यू के बाद नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये था कि अपील भी नहीं अब हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमत को माफ़ी दे वो भी नहीं, कन्विक्शन को वो डाउटफुल बनाना चाहते थे और सेट असाइड अगर हो सके, सेट असाइड नहीं हो सकती क्योंकि फिर हर किसी मामले में कोई फाइनैलिटी ना आए। फाइनैलिटी इसलिए बड़ी ज़रूरी है। वो अमेरिकन एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि वी आर करेक्ट और नॉट बिकॉज वी आर फाइनल, बिकॉज वी आर फाइनल वी आर करेक्ट।
हम इसलिए नहीं होते कि हमारा फैसला दुरुस्त ही होता है तो इस वजह से हतमी है। हमारा फैसला चूंकि हतमी होता है इसलिए उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। अब ऐसे माहौल में भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी ज्यूरिसडिक्शन को, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने वर्चुअली क्राफ्ट किया इस हवाले से, तो उसमें आके वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको इतना ही एनलाइटन कर देता है सारी दुनिया को कि ये फैसला दुरुस्त नहीं था और इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं हुई, इसमें फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो वो ख़त्म हो गई। वो कन्विक्शन एज गुड एज गॉन है। आपको मालूम है अमेरिकन तो इस बात पे कन्विक्शन अपील में कन्विक्शन सेटिसाइड कर देते हैं कि निचले जज ने सज़ा दी हो, ऊपर अपील में आया तो पता लगा कि एक जूरर ये मान गया है कि वो आधा घंटा 2 दिन की कार्रवाई में वो सो गया था, वो उसको सेटिसाइड मिस ट्रायल कर देते हैं। तो यहाँ तो पूरे सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला 4/3 का था, 6 फरवरी 1979 को। दूसरा फैसला रिव्यू में 28 मार्च 1979 को था। वो यूनानिमस फैसला था। उसमें दोराब पटेल के साहब के मुताबिक अनवारुल हक साहब चीफ जस्टिस ने ये कन्विंस कर दिया था बाकी जजेस को कि अगर हम ये लिख देंगे कि द राइट ऑफ एक्सरसाइजिंग मर्सी पावर विदाउट इवन हिज एप्लीकेशन रिमेन्स विद द एग्जीक्यूटिव, तो वो इसकी जो है सज़ा वो मौत से सज़ा उम्र कैद कर देगी हुकूमत। ये जो दुराब पटेल साहब ने बार बार कई मरतबा ये कहा कि उनको ये यकीन दहानी कराई थी चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब ने। अच्छा एतजाज़ साहब बसत एहतराम सर, जब आप जो उस वक्त आप जब सर ये बात कर रहे हैं जस्टिस थे जिनके साथ सर आप जब ये बात कर रहे हैं कि ये नलिफाइड हो चुका है, जब ड्यू प्रोसेस जो है उसमें फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, अब ये माजी है और माजी को हाल के अंदर तो जिंदा व जावेद नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल की जो सूरत हाल है और आप ही के मुताबिक एक नया दरवाज़ा खुल चुका है कि जब आपके पास अपील का हक कहीं मौजूद ना हो तो फिर अब ये एक नई नज़ीर सेट हुई है कि सदारती रेफरेंस के तौर पे केस को आगे चलाया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि अभी अगर किसी के पास सारे हुकूक ख़त्म हो चुके हैं तो सदारती रेफरेंस अगर आ जाए और फेयर ट्रायल ना होना उसमें साबित हो तो वो उससे बरी हो सकता है? अगर वो शख्स साबिक सदर हो, साबिक वज़ीर आज़म हो, बहुत मकबूल हो और उसकी वजह से इंडिविजुअल की वजह से भी वो पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक कंसर्न का केस बन जाए, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि कानून हो, कानून मेरे से ज़्यादती होती है तो हो सकता है कि कानून उस ज़्यादती का अज़ाला कर दे, हो सकता है ना करे तो मैं रिव्यू में जाऊं, वहाँ भी हार जाऊं, तो मेरे लिए सदर नहीं कर सकते। इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट का बड़ा इंटरेस्ट ज़रूरी है और पब्लिक इंटरेस्ट आज भी जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के मुतालिक जितना है उतना पहले शायद कभी नहीं था। जुल्फ़कार अली भुट्टो कोई ये सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई आम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उनके ऊपर जितनी नज़में लिखी गई हैं, उनके ऊपर जितना लिटरेचर लिखा गया है, उनके ऊपर जितना कुछ कहा गया है वो बेइंतहा है और उसके बारे में आज भी इंटरेस्ट चल रहा था। ये हर आम खास के लिए नहीं होगा कि सदर करेंगे और रेफरेंस कर सकेंगे। सदर को रेफरेंस भी करनी है तो लॉ पॉइंट करनी है और बड़े कंसर्निंग पब्लिक इंटरेस्ट पे करनी है। तो ये लॉ पॉइंट्स निकाले थे। चौधरी साहब मैं नाज़रीन को समझाने के लिए पहले अगर ये अखज़ करूं कि आप कह रहे हैं
कि ये जो फैसला आया है इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, तारीखी वैल्यू है, और जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से कि अदालत ने कहा है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था, मगर इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी कानून के अंदर कि इसको नज़ीर बनाया जाए या इसको कलअदम करार दिया जाए या इसके शवाहिद को दोबारा सुप्रीम कोर्ट देखती। ये मैं सही अखज़ कर रहा हूँ, आप यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आईनी रुकावट थी, तो इसको बड़ी अच्छी तरह, बड़े सलीके से, बड़े कानून और आइन के दायरे में रह के एक शख्स जिसकी इम्पोर्टेंस, पब्लिक इम्पोर्टेंस थी, वाइड स्प्रेड पब्लिक इम्पोर्टेंस थी, जिसकी कब्र पे आज भी 4 दफ़ा कम से कम 5 जनवरी को, 4 अप्रैल को, 20 जून को, 27 दिसंबर को हज़ारों लाखों लोग जाते हैं। वो भी लाड़काना, मतलब है कोई ये नहीं है कि लाहौर के मज़ाफ़ात में हो, कराची के मज़ाफ़ात में हो, वो वहाँ, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी। उसमें ये जस्टिफाई करना कि सुप्रीम कोर्ट इसको देख ले आसान है। ये हर किसी का, हर कस व नाकस के लिए नहीं होगा, मेरे जैसे बंदे के लिए नहीं होगा, पर ये एक ऐसा शख्स था, कईयों को बहुत पसंद था, कईयों को बहुत उससे नफ़रत थी। ही evoked both kind of emotions. आखिरकार there were those who hated him, who hanged him through a murder. आज जज साहब ने कहा है कि जुडिशल मर्डर तो नहीं है, पर लोग तो इसको जुडिशल मर्डर ही कहते रहेंगे। गो चीफ जस्टिस साहब ने बजा फरमाया कि जो जुडिशल से नहीं होना चाहिए मंसूब मर्डर को, पर लोग इसको कहते ही रहेंगे इस फैसले को। और इस पे एक और जो बहुत इस फैसले के बाद से एक बहस चल रही है, और तमाम जजेस, बहस ये है कि लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया कि ये तारीख की एक करेक्शन की गई और इसकी जो तदराक किया गया और तारीख के अंदर एक जो काला धब्बा था उसको साफ करने की कोशिश की। और लोग कह रहे हैं कि जो आज मौजूदा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आज जो ये हो रहा है कि ये तो प्रोसीजर की गलती थी, जो आज प्रोसीजर की गलतियां हो रही हैं। फॉर एग्जांपल इमरान खान के केस में प्रोसीजर की गलती क्या, प्रोसीजर है ही नहीं है, जेल का ट्रायल हो रहा है और जो 2-3 केसेस में उनको कन्विक्शन हुई है उसके अंदर धज्जियां प्रोसीजर की उड़ा रही हैं। अदालत का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर अदालत का ये जो धांधली हुई है, ये सारी दुनिया कह रही है, नजर आ रहा है ये मजाक एक बन गया है। फार्म 45 के जो वाइटनर के साथ और पेन के साथ ओवर राइटिंग की गई है, वो कह रहे हैं अदालतों को, सुपीरियर जुडिशरी को, हाई कोर्ट्स को, इवन छोटी अदालतों की तरफ से ये किसी को नजर नहीं है। तो मौजूदा आज के जो धब्बे हैं इसको कौन साफ करेगा? ये आमिर, आपने बड़ा मौजूद सवाल किया है और बड़ा इट गोज़ टू द हार्ट ऑफ द मैटर कि अगर वही चीज़ या उससे ज़्यादा संगीन अंदाज में इलेक्शन को रिग किया जा रहा है या ट्रायल हो रहे हैं, और ट्रायल यहाँ बड़ा अजीब तरीन हुआ है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का, बड़ा अजीब व गरीब हुआ है। इसमें मैं आपको बताऊँ ट्रायल क्या हुआ है। ट्रायल हुआ है कि एक टीम को कहा है कि तुम अपना केस बनाओ और वो केस आप अपना पेश करो, अपनी इनिंग्स खेलो। T20 मैच है, क्योंकि इन्होंने T20 की तरह ही किया है, एक दिन 14 घंटे बैठ के, दूसरे दिन 16 घंटे बैठ के। अब एक दिन में फैसला किया है। उसमें कहा है कि एक टीम को कहा है कि तुम अपना बताओ, सारा खेलो। उसके बाद जब आई है डिफेंस की बारी, कब आती है? जब सेक्शन 342 पे आते हैं आप। जब 342 पे आने लगे हैं, जहाँ से डिफेंस की कार्रवाई और डिफेंस के गवाहान और डिफेंस का मौक़िफ़ शुरू होना है, वहाँ ख़त्म कर दिया है। और उसका शाह महमूद कुरैशी का लिया ही नहीं गया 342, इमरान खान का लिया है, उससे दस्तखत भी नहीं कराए गए। तोशा खाना में दोनों का ही नहीं लिया गया, ना डिफेंस का मौका दिया। इस तरह हुआ कि एक टीम खेली है अपनी इनिंग्स जो 20 ओवर, उसमें उसने 35 रन किए हैं, ऑल आउट हो गई है। और अब दूसरी टीम को कहा है कि आप जाएं घर, आपके खिलाफ फैसला हो गया है और ये टीम जीत गई है। इसके अलावा
प्रोसिक्यूशन के वकला को कहा गया कि आप इधर आके और डिफेंस की जानिब से आप प्रोसिक्यूशन के अपने विटनेसेस को जिरा करें। ये कहाँ हुआ है? किस दुनिया के कोने में? अच्छा एतजाज साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि जब आज करना नहीं चाहता, आज एक फैसले के अंदर ये बात हुई है, अदालत अपनी राय दे रही है को हाथ लगाने पे कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, तो फिर आज के दौर के अंदर जो अभी केसेस चल रहे हैं, वो चाहे सियासी हों, चाहे फौजदारी के हों, चाहे दीवानी हों, क्या आप उसमें समझते हैं कि ट्रायल के तरीकाकार में तब्दीली लानी चाहिए, या फिर जो तरीकाकार पहले से मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद की जरूरत है? ये इसमें मैं बड़ी यासिर सिंपल सी बात अर्ज करूँगा कि आज का फैसला चाहे बदेर हो, देर हो, बदेर हो, पर ये आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी एक ताजियाना है और उसके लिए भी एक मशले राह है। आज जो कुछ जज कर रहे हैं इनको भी महसूस होगा कि ये एक दिन आएगा जब कोई और इस तरह का खोज निकालने वाला जो कहेगा कि मैं मुतमईन नहीं हूँ इस मामले पे, और वो रेफरेंस एक कर देगा, या कोई उस ज़माने में रेफरेंस ना हो, कोई और तरीका हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बड़ी बढ़ रही है, वो बटन एक दबा देगा जिससे सारा निज़ाम हमें उल्टा नज़र आएगा और सारा उधर जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि 40 साल बाद हो, ये हो सकता है मेरी ज़िंदगी के दौरान ही हो, क्योंकि इस केस में भी आप देखें एक सिल्वर बुलेट जो बड़ी थी जिसका जवाब ही कोई नहीं है कि भुट्टो शहीद की फांसी का फैसला हुआ था 7 जजों ने किया था 4 और 3 की अक्सरियत से। 4 में से एक थे डॉक्टर नसीम हसन शाह, दूसरे वो करमिलाई चौहान साहब थे, मलिक मोहम्मद अकरम साहब थे और चीफ जस्टिस अनवार उल हक साहब थे। नसीम हसन शाह साहब ने जब अभी हयात थे बाकायदा बकायमी होश व हवास थे और उन्होंने उसकी तायीद भी की बाद में अपने इस बयान की। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इफ्तिखार अहमद हमारे साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी, उन्होंने कहा कि एक तो ये कहा कि कुछ जज डर जाते हैं, मजबूरी होती है, नौकरी से हटा दिए जाते हैं हम अपने बारे में और अपने जैसे जजों के बारे। और फिर कहा कि हमें गुस्सा आ गया, उनको कहा गया कि आपने क्यों ये सज़ा दी? उन्होंने कहा हमें गुस्सा दिला दिया, नाराज़ कर दिया या बख्तियार साहब ने। उन्होंने एक बात पे अड़े रहे, उन्होंने हमें नाराज़ कर दिया, उसके बाद फांसी हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दी। अब ये अगर वो जज खुद मान रहा है, अब 4-3 का फैसला है, वो तो ओवरटर्न होना ही है। आपको मैंने जैसे बताया अमेरिका में तो अगर जूरर सो गया हो आधे घंटे के लिए तो मिस ट्रायल हो जाता है। यहाँ ये मिस ट्रायल डिक्लेयर हो सकता था अपील में। अपील में बदकिस्मती से वो थे शेख अनवार उल हक साहब चीफ जस्टिस, जैसा कि मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। इन दोनों को भुट्टो साहब ने सुपरसीड किया था। दोनों चीफ जस्टिस बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मौलवी साहब की जगह असलम रियाज हुसैन को बना दिया गया था और इनकी जगह याकूब अली साहब को बना दिया गया था अनवार उल हक साहब की जगह। सो अनवार उल हक और मौलवी साहब बहुत नफरत करते थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, और उसके बावजूद उन पे बहुत एतराज़ात किए गए कि आप ना बैठें, आपको तअस्सुब है मेरे ख़िलाफ़। उन्होंने एक दरख्वास्त को दरखों ने इत्तदा न किया और उन्होंने सुनते रहे और फैसला भी सुनाया। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं, आज जो कुछ हो रहा है, इन सब को ये सोचना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि आज जिस तरह लिया जा रहा है
सियासी कारकुनों को ये देरपा नहीं रहता। चौधरी साहब, ये बिल्कुल इस पे तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, तारीख की एक करेक्शन की गई, मगर आज के दौर में एक तो ये जो पहले ही मैंने कहा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया इमरान खान की 3 कन्विक्शन के अंदर, और ये जो धांधली और मार कुटाई और ये 90 दिन का फैसला, बल्ले का निशान, ये बड़ा काफ़ी सारे फैसले हैं जो कि अदालत ने यहाँ तक कहा जी वो मीडिया ही नहीं देखते, उनको पता ही नहीं है, जिस तरह कबूतर की तरह उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। पर एक और जो बहुत मसला इस वक्त जो आज की कंटेम्प्रेरी दुनिया में हो रहा है वो मखसूस नशिस्तों का है कि उसकी बुनियाद पे वो नहीं दी गई एक पार्टी को, उसके बाद स्पीकर के इलेक्शन भी हो गए कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, और सीएम भी बन गए, पीएम भी बन गए। अब वो सीटें जो हैं वो दूसरी पार्टियों को दे दी गई। इतनी मज़ेदार ये सिचुएशन है कि 3-3, 4-4 सीटें जिनकी ओरिजिनल थी, जनरल सीटें थी, उनको 8-8, 9 मखसूस नशिस्तें औरतों की और अक़लियत की मिल गई। इसमें क्या कहेंगे? ये किसी अदालत को नज़र नहीं आ रहा? ये भी, इसमें भी मैं आपको अर्ज करूं, अदालत को नज़र क्या आना है? अदालत ने तो आला तरीन अदालत ने तो वो निशान ले लिया था, 2-3 हज़ार वोटर्स को ना दहिंदा कर दिया था, ना ये वोट से ना दहिंदा कर दिया था, तालीम से, इल्म से सिर्फ नहीं, उनको नॉन वोटर कर दिया था। क्योंकि ये सिंबल कहा तो जाता है, पहले मैं सिंबल की बात कर लूँ, सिंबल कहा तो जाता है कि ये पार्टी का सिंबल है, पार्टी का सिंबल है। असल में होता है ये उस गरीब के लिए है, वोटर के लिए, जो पाकिस्तान का शहरी है और वोटर है अपने हक से, उसको तालीम नहीं मिली तो रियासत की जिम्मेदारी है। अब वो 25 साल का, 27 साल का, 40 साल का, 60 साल की खातून, उसको 20 नामों में से अपने कैंडिडेट का नाम नज़र नहीं आता, उसके लिए वहाँ तीर का निशान आ जाता है, उसके लिए वहाँ तलवार का निशान आ जाता है, उसके लिए शेर का आ जाता है, साइकिल का आ जाता है, कोई भी निशान आ जाता है। अब उसका निशान, अगर आप उसको, उस निशान को देख के उसने वोट डालना है, अब निशान उससे ले लो तो वो डिसएनफ्रेंचाइज हो गए। आप एक बंदे को वोटर लिस्ट से निकालना चाहो तो कम से कम 1.5-2 साल की प्रोसेस है। ये एज ए सिविल सूट फाइल करके और आपको साबित करना है कि वो मर गया है, जबकि दूसरा बंदा कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं वो स्वीडन में रह रहा है और वहाँ चला गया है और है, आता है हर इलेक्शन पे वोट डाल के जाता है। अब ये चाहे जाली वोट पड़ता हो उसका, पर अब ये कोई इसमें गवाह पेश करने पड़ते एक वोट निकालने के लिए। अब आप 3-4 करोड़ वोटर्स को निकाल दें ये सोच के कि ये इनके 10 जो इनकी पार्टी के 10 बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने कोई बददियानती की है पार्टी के इलेक्शंस में। अब उन 10 की वजह से आप 4 करोड़ को सजा दे लें, किसी सूरत ये बल्ले का निशान लेना किसी भी पार्टी से, पीपल्स पार्टी से तीर का निशान नहीं लिया जा सकता। किसी भी पार्टी से निशान नहीं लिया जा सकता और जो अवाम है, जमहूर है, उनका हक जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। कंप्लीट करने तो चौधरी साहब को मखसूस नशिस्तों में भी चौधरी साहब बताना चाहेंगे कि सर अगर एक ब्रेक लेने दें तो ब्रेक के बाद इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मजीद बात की जाएगी, बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों की और इसका इम्पैक्ट जो सदारती जो तरीक़ाकार है इंतखाब का उसके ऊपर क्या पड़ेगा। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरीके से ब्रेक से पहले बात हो रही थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त दी थी कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं और 4-1 का फैसला उस तनासुब से सुनाया गया। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को देने से इनकार कर दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने अब उसके ऊपर जो दूसरी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं उस पर हलफ से रोक दिया है। आईन व कानून की नज़र में ये किस हद तक मुस्तनद बात है कि मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को दी जा सकती हैं? एतजाज साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, कोई 5, 10, 15, 20 नशिस्तें होती तो अलग बात थी, 77 है मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की। तो क्या भरवाना साहब की वो बात मुस्तनद है कि आईनी तरमीम के बगैर ये किसी और जमात को नहीं दी जा सकती?
जी, इसमें आईनी तरमीम के बगैर दी नहीं जा सकती तो अलहदा बात है, सुन्नी तहरीक से ली ही नहीं जा सकती। ये पहली बात तो ये है, बाद में उसको किनको देने की बात है। इसमें मेरा बड़ा सख्त इख्तलाफ है फिर ये इलेक्शन कमीशन के इस्तदलाल से। इलेक्शन कमीशन का इस्तदलाल ये है कि ये है आर्टिकल सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का। इसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ वो पार्टी अपनी सीटें ले सकती है जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, जनरल इलेक्शन में। जिसने नहीं लिया वो उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते, या कोई फ़ायदा ही नहीं उसके एक इंडिपेंडेंट का ज्वाइन करने का। अब ये तो सेक्शन 104 कहता है, हमें देखना है इससे बालादस्त जो आइन है वो क्या कहता है। आइन बालादस्त है। आइन कहता है आर्टिकल 17 में एक बात पहले तो ये कहता है कि ये आइनी हक है हर शहरी का कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे या कोई पार्टी बनाए, ये उसका हक है। सियासी पार्टी उसको रजिस्टर होना सिर्फ ज़रूरी है। दूसरा ये है, अगर एक रजिस्टर्ड पार्टी है और वो पार्टी पार्लियामान में नहीं है तो ये मुझे कोई अमर माने नहीं है कि मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। ये तो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप MNA हैं, आप आज़ाद हैं, आप घुड़सवार पार्टी में ना शामिल हो जाएं अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है, ड्यूली लेजिटिमेट पार्टी है। तो ये तो कहीं नहीं कहता। अब 3 दिन दिए हैं गिनती करने के लिए कि किस पार्टी के सफ में कितने MNAs खड़े हैं। वो 3 दिन, तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने देखना है, उससे पहले नहीं झांकना देखना। अब 3 दिन दिए हैं कि आप किसी लेजिटिमेट पार्टी में ज्वाइन कर लें। वो जो नीचे है आपके कानून, वो कानून कहता है कि 100 वो उन्होंने लड़ा हो कंटेस्टिंग पार्टी। आइन नहीं कहता। जो डिस्क्वालिफिकेशन आइन में नहीं है वो कानून नहीं लगा सकता, वो क्वालिफिकेशन है। तो वो आइन नहीं पाबंद कर सकता कि पार्टी कंटेस्टिंग ही हो जिसमें आप अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और तीसरे दिन गिनती होगी। यहाँ तक कि बाप वालों ने भी पिछली दफ़ा कोई लिस्ट नहीं दी हुई थी और इंडिपेंडेंट्स उसको ज्वाइन किए थे और उनको ज्वाइन करा लिया गया था और उनकी गिनती की थी, उनके प्रोपोर्शन में उनको मिले थी, सीटें भी मिली थी। तो ये जो मुख्तस सीटें हैं यानी ख़वातीन की और अक़लियतों की, मैं अक़लियत नहीं कहता, ये अक़लियत नहीं है, ये हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। ये हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा दुश्वार गुजार मेहनत करते हैं, पाकिस्तान को साफ़ शफाफ रखते हैं। ज़्यादातर ये आप साफ़ सुथरे लोग हैं और ये पाकिस्तान के जिस सफ़ में राणा भगवान दास हो, कॉर्नीलियस हो, सेसिल बी चौधरी हो, जिसमें दुराब पटेल हो, ये सब वरना अक़लियत कहलाते हैं, जिसमें बैप्सी सिद्धवा हो, ये सारे बेहतर पाकिस्तानी हैं। मैं कहता हूँ इनको कहो बेटर पाकिस्तानी। एक ओपिनियन ये आपका बिल्कुल आ गया कि ये आईनी जो शिक है वो ज़्यादा मुकदम है कानून के ऊपर, ये ली ही नहीं जा सकती थी, देने की तो दूर की बात है। मैं क्विकली चाहूँगा कि एक और जो 45 फार्म और 47 की जो आई हैं गलतियाँ, वो इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस है और इतना वो बचगाना किस्म तरीके से वो जो ओवर राइटिंग की हुई है, वाइटनर इस्तेमाल किया गया है और इतनी बेवकूफ़ाना तरीके से गई है कि नवाज शरीफ साहब के हल्के में वो 500-600 वोट है और 1200 वोट जो है ना 208 को वो 1208 कर दिया गया। वो जब इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस हो और बहुत ज़्यादा हल्कों में हो, तो ये जो ट्रक की बत्ती का हमारा तरीकाकार है कि ट्रिब्यूनल 2 बना दिए हैं पंजाब में और वो सालों में फैसला होगा। तो जिस तरह लंदन में राइट्स हुए, उन्होंने कहा जी जज बैठे हुए जब तक फैसला ना हो, जब स्केल बहुत ज़्यादा हो, ओवरवेलमिंग एविडेंस हो, तो यही पुराना तरीकाकार है कि लंबी बत्ती और लंबी पेशी 2-3 साल गुजर जाएंगे। नहीं आमिर, यहाँ तो मेरे पास भी आए हैं, मेरे पास भी है, मेरे टेलीफोन पे बहुत सारे आ रहे हैं फॉर्म 45। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक FIA और NAB को
इलेक्शन कमीशन के में दाखिल हो जाना चाहिए था, सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेना चाहिए, सारे जो रीजन्स हैं, सारे जो जगह हैं, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। ये इस वक्त तक तो बहुत एक इनकलाब आ जाना चाहिए था। और क्योंकि ये तो बहुत ही भयानक किस्म की ओवर राइटिंग और फोर्जरी है, बहुत ही भयानक किस्म की, इतनी तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। और ये पहले भी होती रही है। पहले अब कानून में हमारे है कि आप जो बैग्स खुलवाते भी हैं जब, तो बैग्स में से आप वोट नहीं काउंट कर सकते और वोट काउंट को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, तो ये हमें दिखाते नहीं थे। तो अब तो ये तो साफ सामने जाहिर हो गया है, इससे तो बचत निजात है ही कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमिश्नर की कोई निजात नहीं है। ये उनकी तहवील में ये सारी ओवर राइटिंग हुई है और उनकी तहवील में ये, अब आप खुद फैसला करें, अताउल्लाह तारड़ को कौन वोट देता है? अताउल्लाह तारड़ कि कोई वैसे ही वोट देता है। लोग, सच बात है, उस बेचारे के साथ नफरत करते हैं मैं जो सुन। और दूसरी तरफ एक सियासतदान जो निकला इलेक्शन कैंपेन पे, जिसने हर किसी को जहां मिला, जिसने देखा उसको मुतासर किया, जिसने शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की इस हीटेड एटमॉस्फेयर में भी, जिसने लोगों को गले लगाया, जो जगह जगह गया, जलसे किए, वो लोग अंदर पार्लियामेंट के झगड़े करते रहे, ये अपने सफ़र पे जारी रहा। वो था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। एंड ही मेड फ्रेंड्स एंड ही एंडियर्ड हिमसेल्फ टू द पीपल। मैंने खुद उसके जलसों में देखा। अब उसको वो आए लाहौर इलेक्शन लड़ने और अताउल्लाह तारड़ को 1.25 लाख दें और 15,000 वोटर दे लाहौर का बिलावल भुट्टो जरदारी को, ये मानने वाली बात है? या ओम चौधरी को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिल जाए, जिसको कोई जानता नहीं देखता नहीं, ये मानने वाली बात है? ये मानने वाली बातें नहीं है। बल क्विकली इसका क्विक इलेक्शन में अगर कोई अदालत कोई जो रूटीन की जो लंबी पेशी का कोई तरीका है कि इसको एक्सपीडाइट किया जा सके इस चीज के फैसले को? एक्सपेडाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेरा ख्याल है जो इमरान खान से पिछली दफ़ा गलती हुई थी ना, वो इस दफ़ा करने को तैयार नहीं है मेरे ख्याल में। वो पिछली दफ़ा गलती हुई थी कि वो 140 MNAs को लेके नेशनल असेंबली से निकल गया था। वो 140 होते उस वक्त उसके असेंबली में, तो इस वक्त तक वो इतना रुसवा भी ना हुआ होता। अब वो उसके जो 90-91 बैठे हुए हैं, उनकी सीटें कम कर दें, कुछ कर दें, वो बैठे हुए हैं, उनको भी पता है हलकों में पीछे क्या हालात हैं, और उनको भी पता है कि ये अब क्या कुछ निकल रहा है, क्या कुछ आश्कार हो रहा है, जाहिर हो रहा है। आज उनके भी दिल बड़े होंगे जो हार के बैठे हुए थे अपने हलके कि जी हार गए। उनको पता लगा होगा आज के नवाज शरीफ भी हार गया, मरीम नवाज भी हार गई, शहबाज शरीफ भी हार गया। इन सब के हलकों के ऑडिट की अब दरखास्तें होंगी। अब तो फ्री फॉर ऑल हो गया लगता है। बस चौधरी साहब, ये आपकी ये उम्मीद है, मगर देखते हैं आगे। उम्मीद हमारी ये भी थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, उम्मीद ये भी थी कि बल्ले का निशान नहीं लिया जाएगा। सो बट लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लास्ट में क्विकली आमिर, मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एंड इन अ हैप्पी नोट, सेलिब्रेटरी नोट, कि भुट्टो साहब को आज विंडिकेट किया गया है और पीपल्स पार्टी के हर जियाले, हर कारकुन, हर ओहदेदार, हर मददगार, हर हमदर्द की पीपल्स पार्टी के साथ जो हमदर्दी रखता है, और दीगर सारे पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो कि एक संगीन इल्ज़ाम जो आपके एक सदर और साबिक वज़ीर आज़म पे लगा था, उससे आज उनका छुटकारा हो गया है। अक्विटल हुआ हो ना हो, कन्विक्शन ख़त्म हो गई है, उसमें कोई जवाब नहीं रहा, उसकी कोई हैसियत नहीं रही।
कन्विक्शन पे कोई जवाब ना रहा शुक्रिया और कोई हैसियत ना रही। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा काबीना जो बन रही है पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर, उसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम भुट्टो सदारती रेफरेंस के ऊपर बात कर चुके हैं और मखसूस नशस्तों का रोकना पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर बात कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं पंजाब काबीना के हवाले से, वफाकी काबीना और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के हवाले से। आमिर मतीन साहब, 18 रुकनी काबीना है पंजाब की जो अनाउंसड हुई है, उसमें ज़्यादातर लाहौरियन ही आपको दिखाई देते हैं? जी, ये एक पुराना पैटर्न है कि ये लाहौर, सिर्फ लाहौर डोमिनेट नहीं कर रहा 17 की जो काबीना आई है उसमें, बल्कि वो कश्मीरी बरादरी बहुत डोमिनेट कर रही है और रिश्तेदार बड़े डोमिनेट कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 17 अरकान की उसमें जो है ये ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन तो बाकायदा रिश्तेदार भी हैं, सुहेल शौकत भट्ट और मेरा ख्याल है उस्मा बुखारी भी जो हैं वो भी अमृतसरी कश्मीरी फैमिली है। सो वो कश्मीरियों को कहते हैं जी सबकी नानी एक होती है, तो वो 1/3 से ज़्यादा जो हैं वो तो कश्मीरी बरादरी और फिर जो है उससे भी ज़्यादा लाहौर के हैं। और दूसरा इसके अंदर जो सेलिएंट फीचर्स हैं इसके, उसमें मरियम औरंगज़ेब का बहुत ज़्यादा रोल है। वो ऑलमोस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही होंगी, सीनियर वजीर तो वो हैं ही, पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने वैसे अर्न भी किया है। यहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत पिछले 10 साल में की भी है और शायद ये एक मरियम बीबी की वो अंडर ट्रेनिंग ही थी, मगर उनका कोई क्योंकि पार्लिमानी तजर्बा नहीं था तो मरियम औरंगज़ेब का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा। मैं सोच रहा था कि शायद परवेज़ शीर साहब वो बिल्कुल मेंटोर हैं मरियम बीबी के, मरियम नवाज़ के, तो मेरा ख्याल था उनको कोई ओहदा देंगे, मगर गालबन देखेंगे उनका रोल तो रहेगा ही, मगर हो सकता है उनको सेनेट में एडजस्ट करें या फाक में भी कोई उनके लिए गुंजाइश निकली जाए। सो ये एक सवालनामा मौजूद है। मरियम बीबी ने अपने लिए वज़ीर दाखिला, होम मिनिस्ट्री जो है ना वो अपने पास स्लॉट रखा है। अब ये मैं समझता हूँ डबल एज्ड होता है, एक तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अहम यही होती है, इख्तियार भी होता है कि आप तमाम जो है इंतज़ामी जो अमला है वो आपके अंडर डायरेक्टली आ जाता है, मगर ये इसका कई दफ़ा कोई ऐसा ख़राबी हो जाए, ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहेगी कि पीटीआई जो है वो बड़े एहतजाजी मोड में है, उन्होंने दोबारा एक एहतजाज की एक कॉल दी हुई है, तो पुलिस थाना कचहरी जब होता है तो कई दफ़ा पुलिस ओवरडू करती है और पंजाब की पुलिस तो ख़ास तौर पे अपनी एक्सेसेस के लिए, पुलिस गर्दी के लिए मशहूर है। तो ऐसे मौक़ों पे अगर किसी और के पास पोर्टफोलियो हो तो उसको इल्ज़ाम धर लिया जाता है कि जनाब उसको चेंज कर लिया जाता है या तंबीह कर दी जाती है। तो अभी इसकी तमाम जिम्मेदारी जो भी कुछ होगा वो मरियम बीबी पे डायरेक्टली आएगी। उसके अंदर ये है कि चौधरी शाफे हुसैन को, शुजात हुसैन के जो साहबजादे हैं उनको भी एडजस्ट किया गया है कैबिनेट के अंदर। बाकी कई पूरे के पूरे डिवीज़न गायब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है फैसलाबाद डिवीज़न बड़ा माइन्यूटली रिप्रेजेंटेड है, गुजरांवाला डिवीज़न जो कि पहले बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था वो बड़ा माइन्यूटली रिप्रेजेंटेड है। साउथ के अंदर भी बड़ी कम रिप्रेजेंटेशन है, लाहौर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। आमिर साहब, आप समझते हैं कि ये जो तकसीम हुई है इसका असर पार्टी के अंदरूनी रिफ्ट भी पड़ेगा, क्योंकि मरियम साहिबा के बनने पे बहुत सारी चहमगोइयाँ ये भी हैं कि हमजा शहबाज साहब भी इंटरवीन करते हैं बेशतर मामलात में सेक्रेटरीट में, तो ये आने वाले दिनों में पार्टी के अंदरूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये क्लियरली मैसेज दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उस्मा देने के बाद बल्कि उनके ऊपर कंट्रोल होगा कि ये जो मैंने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से डार साहब का फैसला कर दिया हुआ था, मगर नवाज शरीफ साहब ने इस पुट इस फुट डाउन, उन्होंने कहा जी नहीं जनाब ये आप इतनी आसानी से इसहाक डार साहब की शान में ये गुस्ताखी नहीं की जा सकती। और हालांकि सिर्फ ये नहीं है कि IMF और बाकी तमाम जो पाकिस्तान के फैसला साज है उनको मसला है इसहाक डार से,
पार्टी के अंदर भी लोगों को मसला है, क्योंकि जब वो काबीना में होते हैं तो उनको एक आदत पड़ गई है कि वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो नवाज शरीफ साहब ने तो उनको ठेके पे दे दी गई है। तो अभी पाकिस्तान शायद ठेके पे देने का मुतमिल ना हो सके, तो इसलिए एक मसला है। पर मेरा नहीं ख्याल है कि मरियम बीबी के पास टोटल कंट्रोल है पंजाब का, जिस तरह मर्जी वो अपना चलाना चाहेंगी। हाँ, मेरे लिए है ना, परवेज़ भट्ट साहबा जो थी, मेरा ख्याल था कि कल्चर की मिनिस्ट्री कम अज़ कम उनको ज़रूर दे दी जाती, तो उनकी भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, मगर उनको इग्नोर किया गया है। तो मरियम बीबी का जो क्लब है वो मैंने देखे, उसको पर्सनल जो क्लब था उसके भी थोड़े से पर काटे गए हैं। पता नहीं ये उनकी अपनी मर्जी थी या उनके इर्द गिर्द लोग थे जो कि ना परवेज़ भट्ट साहबा से इनसिक्योर थे। सो इसका भी देखना है। पर मैं क्विकली जो है केपी की कैबिनेट भी क्योंकि आई है, उस पे भी थोड़े से कोई कमेंट देना चाहूंगा। लेकिन सर उसमें ये भी शामिल करिएगा कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब के बारे में बातें थी कि उनको शामिल किया जाएगा, वो नजरअंदाज हुए। जी, वो उसमें तैमूर झगड़ा जो है, मैं समझता हूँ इनके काबिल तरीन, ईमानदार तरीन लोगों में से हैं केपी के, और उनका क्योंकि वो इलेक्शन हारे हैं, चलें जी, ये आर्गुमेंट भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी इलेक्शन जो नहीं जीते उनको एडजस्ट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुजम्मिल असलम साहब को जो ख़ास तौर पे बाहर से लाया गया है, चलें ठीक है जी, वफाक का तजर्बा वो रखते हैं, मगर तैमूर झगड़ा को टोटली इग्नोर कर देना, और पता नहीं वो किसी यहाँ पे वो पावर ग्रुप्स चल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के कैंप में नहीं आते हैं या किस वजह से उनका। और ख़ास तौर पे जब बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी हैं, अब वो हमेशा से देखा गया है कि वो फैसला साजों के नुमाइंदे होते हैं, तो अभी भी अगर फैसला साजों ने कैबिनेट बनानी है तो फिर पीटीआई बाकी ये जाली काम है तजाज वाला तो ना करे। तो दूसरा इस तरह ही मशाल आजम, जाहिद चंद, ये मशीर के तौर पे जो लाए गए हैं लोग, फिर रिश्तेदारियाँ भी निभाई गई हैं। यहाँ पे उमर यूब के रिश्तेदार अरशद यूब साहब को लिया गया है, असद कैसर साहब के भाई आकिबुल्ला को, शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई साहब, उनको वज़ीर बनाया गया है। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा, अच्छी मुस्बत बात यह है कि पंजाब में भी काबीना छोटी रखी गई है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी 15 रुकनी काबीना है, मगर 5 मशीर हैं। तो ये एक वहाँ पे है, मगर जो इग्नोर हुए हैं उसमें आप देखें जो बनाए गए हैं वो तो ठीक है, मगर मुश्ताक गनी साहब पहले स्पीकर थे, उनको बिल्कुल ही फारिग कर दिया है। अकबर यूब साहब, आरिफ अहमद ज़ईद, शफीउल्लाह फजलाई, काफ़ी लोग हैं जिनको इग्नोर किया गया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक टोटली रीवैम्पिंग है, एक नई काबीना है। सो लेट्स सी कि ये नया ब्लड क्या काम दिखाता है वहाँ पे, ये नया कॉम्बिनेशन किस हद तक कारआमद रहता है और इसके नताइज क्या देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।